सुशांत सिंह राजपूत का था, दो इंडियन एक्टर। ये तो आपसे ऐसा सवाल किया जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम अगर देके फेल हो गए तो आपको क्या करना चाहिए। मॉरलाइज मेंटल हेल्थ, तो मेंटल वर्ड सुन के एक पर्सन का एक वेरी जोकिंगली किसी को बोल रहा था ये मेंटल मतलब पागल है। हाँ। एक अभी रिसेंटली ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी ये चीजें आई थी। पहली चीज तो मुझे यही लगी कि आपकी जो सवाल थे वो सोल्यूशन सेंट्रिक थे। एक बहुत रिलेटेबल टॉपिक के बारे में बात करने चाहूंगा। सो गाइस, आजकल की जनरेशन में ना डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। एंड इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आज का पॉडकास्ट हमने क्यूरेट किया है। आज के पॉडकास्ट के हमारी गेस्ट रूश सिंधु, जो कि मॉरलाइज मेंटल हेल्थ की CEO एंड डायरेक्टर है। एंड इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी है, यूनिवर्स विद इन अ पीस, एंड शी इज़ अ मॉडल। सो ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फनी वे में हमने क्यूरेट किया है। फनी वे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया है हमने, एंड स्पेशली उन टॉपिक्स को टच किया है नॉर्मली जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, ज़रूर कंज्यूम करिएगा। छोटा सा पॉडकास्ट है। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ वेलकम रूश सिंधु, ही इज़ ऑन दी शो। सो रूपम खड़गे शो के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है रूश। हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much for having me on this show, and to everybody who is watching. I could understand one thing from this concept and the concept and message behind this podcast that we are doing today is that people are welcoming the topic of mental health awareness and the well-being of the psychology and the mind. So I was very happy when you had the initiative to know about mental health. And even those who are watching right now, those who have clicked on this video, is because they are curious about the change that is happening around the topic of mental health. Yes. So I am very grateful to be here. Yeah. Yes. Definitely. We're going to make it very special episode today. Yeah. What's up in life? So currently, life has been very good. Lately, I have started my own non-profit organization that itself is around mental health, and its name is Moralize Mental Health. My motive and aim is to raise awareness on mental health. So I teach young people, the young generation and the youth, on what really mental health is, what causes mental health challenges, how you can overcome your challenges, and what are the facts, and I also tell people what the myths are. Okay. So इसको स्पेशल एपिसोड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एपिसोड है ये, स्पेशली कंसिडरिंग माइंड, राइट? बिकॉज माइंड ऐसा फैक्टर है ना कि उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम बहुत बार निग्लेक्ट कर लेते हैं, राइट? सो उस पर आएंगे, बट मैंने जहाँ तक रिसर्च करी ना, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है 4 फैक्टर की वजह से: इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल। एंड उसमें भी मैंने रिसर्च करी कि इमोशनली हम सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, या एक डिसऑर्डर है एंग्जाइटी करके, ये सबसे हाई प्रायोरिटी पे आता है, राइट? यस। इंडिया में भी आता है, बाहर कंट्रीज में भी आता है। सो क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी क्यों है लोगों में, क्या लगता है? मैं पहले ये बोलना चाहूंगी कि जो मेंटल हेल्थ होता है वो होता क्या है। जैसे आपने बोला 4 फैक्टर्स होते हैं जिसकी अराउंड मेंटल हेल्थ रिवॉल्व करती है, और एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इसमें कौन से पैरामीटर्स है जो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस करते हैं आपका माइंड, आपका लाइफ? बिकॉज आपके माइंड से आपका लाइफ है, आपका माइंड सेट ही आपका या तो लाइफ क्रिएट कर पाता है, या फिर जो भी हर्डल्स आते हैं आपके माइंड के चैलेंजेस के थ्रू। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इस चीज को। मैं यही बताना चाह रही थी, जो मैं बताने वाली हूँ, कि 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज हाउ यू थिंक। इट इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, योर थॉट्स। आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, तो दैट्स द फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड इज हाउ यू फील, बिकॉज आप जो सोच रहे हो, जो इमेजिन कर रहे हो, वही रिस्पॉन्सिबल है आपके इमोशंस के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए। एंड हाउ यू थिंक एंड हाउ यू फील इज definitely 100% going to impact on how you behave. So third parameter is how you behave. So how you think, how you feel, and how you behave.
ओके सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी रिस्पॉन्सेज है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ, आपकी खुद को लेके आपकी जो आइडेंटिटी, आप उसकी तरफ आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी लाइफ के चॉइसेस की तरफ क्या है, या फिर आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशंस है, फैमिली के, फ्रेंड्स के, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये 3 एरियाज से आपके हर जहाँ पे जो भी आपका एफर्ट्स है या एक्शंस है वो डिटरमाइन कर रहे हैं आपके आउटकम्स। तो आपका मेंटालिटी और आपका जो बिहेवियर है उसके थ्रू ही आप आपका माइंडसेट लेके आपकी लाइफ क्रिएट करते बट इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन, राइट? इट क्रिएट्स योर थॉट्स एंड इट क्रिएट्स योर एक्शन, राइट? यस, ऑल्सो कंसिडरिंग योर बिलीफ सिस्टम। आपको खुद में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आपको किसी और में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो आपका कोई पर्टिकुलर चीज के, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई एक चीज है, आपका बिलीफ सिस्टम उसको लेके अलग है और मेरा इंटायरली अलग है, तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस से डेवलप हुआ, मेरे इंफॉर्मेशन से डेवलप हुआ, मेरे एक्सपोजर से डेवलप हुआ। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फर्स्ट पैरामीटर को, जो कि आपका है हाउ यू थिंक। तो उसमें वो यही सब आ जाता है, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड ऑल। हाँ, ओके। सो ये हुआ, आई मीन एंग्जाइटी भी बहुत ज्यादा है एंड डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है। सो अभी हम कंसिडर करें अभी के टाइम में कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा है, मोबाइल हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी होता है ये? डेफिनेटली, बिकॉज जैसे आपने मुझे पहले अभी पूछा था कि एंजाइटी का क्या इतना ज्यादा कॉज है। हाँ। और अभी के टाइम में ज्यादा देखने मिल रहा है ये जनरेशन में, इसलिए भी बिकॉज लोग सोशली ज्यादा कनेक्टेड है, तो ओपन अप ज्यादा करते हैं कि जो चीज वर्बली नहीं बोल पाते, फेस टू फेस मैसेज पे टाइप करके कम्युनिकेट करते हैं। तो एंजाइटी का एक ये भी बहुत रीजन है कि हम लोग इतने ज्यादा अपने मोबाइल फोन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड और ग्लूड है कि हमारा ब्रेन को वो जो एक हर दिन एक रिलैक्सिंग टाइम मिलना चाहिए कि अब सब चीजें ऑफ हो गए, मतलब सारे कनेक्शंस, मतलब घर आ गए हम। अब पहले के जमाने में ऐसा होता था कि इतना सोशल मीडिया नहीं होता था या फोन्स नहीं उतने ज्यादा, मतलब सिर्फ एक कॉल किया और रख दिया टाइप होता था। तो आपको वो एरिया टू ब्रीथ, मेंटली एक मेंटल ब्रीदर मिलता था रेगुलरली, जो अब नहीं मिल रहा है बिकॉज रात के 12, 1, 2 बजे तक लोग अपने फोन्स पे ही है। तो आपको मेंटल ब्रीदर कब मिलेगा? जब आप उससे डिटॉक्स होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे। तो बिकॉज आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट पे फीड हो रहा है, आई मीन खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपको मेंटल ब्रीदर मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी जो भी इतने एंजाइटी इश्यूज इसलिए आ रहे हैं बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमको मिलता है सोशल मीडिया पे, एक पोस्ट डाल के उसके नंबर ऑफ लाइक्स से या किसी के मैसेज का रिप्लाई आने से या कुछ ना कुछ, या कोई ग्रुप में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशली ऑनलाइन, तो ये सब चीजें आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली ऐसा बना रही है कि आपके जो वैलिडेशंस होने चाहिए, जो सेल्फ वैलिडेशंस होने चाहिए, वो एक्सटर्नली अप्रूव हो रहे हैं। तो आपको जब तक वैलिडेशन नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, तब तक कि आप डिपेंडेंट हो उस पे। वैलिडेशन पे हम लोग डिपेंडेंट है, ऐसे बोल रहे हो? मतलब इसकी वजह से सोशल इमेज है जो, हाँ सोशल इमेज, तो वो हमारी अब कौन नहीं चाहता कि हमारी सोशल इमेज अच्छी हो, तो वो हम वैलिडेट ही कर रहे हैं ना ऑनलाइन हर रोज। तो उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो आई मीन इस वैलिडेशन को हम कंसीडर करें, so see, validation should not come externally. First thing, it should come from within. You should be able to validate your decisions, your life, your choices and your emotions after all, because it's you who is eventually feeling it and processing it, right? Correct. तो आपका वैलिडेशन कहीं से हो रहा है वो राइट नहीं है, अंदर से खुद से आ रहा है, तो दैट्स राइट। एंड उसका प्रो ये होता है सेल्फ वैलिडेशन का कि यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव अ क्लैरिटी, you have a path. So what is more important, self validation is important कि या आउटर साइड वाला वैलिडेशन है? See, अगर बाहर से वैलिडेशन आ रही है पर मेरे अंदर ही वो चीज का है नहीं, तो वो भी यूजलेस हो गया। मेरा बिलीफ जब वो चीज एक्सेप्ट करेगा और रिकग्नाइज करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। फिर वो क्या वैलिडेट कर रहा है, कोई मुझे नेगेटिवली भी वैलिडेट कर रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव बिल्ट अ वॉल ऑफ माई ओन पीस, यू नो। सो it's okay, people will have opinions and it is their liberal right,
We Yes. cannot oppress or suppress someone from saying something because we are human beings and we express what we feel and what we like or dislike. But then at the same time, you need to have that area of boundary that you need to create कि हाँ ये मेरी life है और ये मेरा belief system है and this is how I am validated through myself and through my actions and my karmas because I know what I'm doing and I believe in myself. That's the only attitude you need to take because अगर आप बाहर dependent हो जाएंगे तो हर दिन एक नया वैलिडेशन ही मिलेगा आपको एक नया ओपिनियन ही मिलेगा तो इट विल कंफ्यूज यू इन द लॉन्ग रन. सो वो एक बहुत बड़ा कौन है एक्सटर्नल वैलिडेशन का कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो और हर बार आपको कुछ नया सुनने मिलता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो. बहुत बार होता है कि अंदर से वैलिडेशन आना चाहिए बट काफी बार वो नहीं आ पाता किसी पर्टिकुलर चीज को लेके. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया को कंसिडर करें. सो सोशल मीडिया में हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होते, ठीक है, बट काफी बार लगता है कि हम इतना कर रहे हैं बट इतना हम नहीं कर पाएंगे. आई मीन ये मीडिया इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी बहुत वास्ट है. सो कभी कभी ये सेल्फ डाउट भी आता है कि हम नहीं कर पाएंगे इवन इफ हमें एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है. सो फिर उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं हम? सो इसके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अभी के टाइम में जहाँ हर चीज़ हमको इंस्टेंटली अवेलेबल है, मतलब खाना भी हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ड्रेस भी हम ऑनलाइन 1 डे डिलीवरी अमेजोन से मंगा सकते हैं, हम कोई लोकेशन पे भी गूगल मैप से उसी दिन रास्ता पता करके एक दिन पहले सब जगह सब कुछ अब टाइम पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें और मशीन्स में ये अंतर है कि मशीन को अगर आप कोई कमांड देते हो तो वो इंस्टेंटली करती, बट हम ह्यूमंस हैं. हाँ. तो अगर हम खुद को कोई कमांड दे रहे कहीं पहुंचने के लिए, लाइफ में कोई गोल सेट कर रहे अचीव करने के लिए, तो वी हैव टू गो बाय टेकिंग द स्टेप्स एंड फ्रॉम द स्टेप 1. तो इट विल टेक टाइम. सो जो डाउट आता है तो उस डाउट के वक्त पे आपको सिर्फ यही माइंड अपना मेंटेन रखना है कि यू आर मेकिंग वन स्टेप towards it and you are doing something and that is itself a progress and it does not matter how slow you are moving because forward is forward no matter the speed. हाँ. तो आप आगे चलने के लिए हमेशा मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि आप रुक जाओ, ठीक है, you are constantly on your efforts on your path. So at the same time also eventually have to realize कि this will also take time. बट काफी बार ऐसे होता है कि सेल्फ डाउट अच्छा होता है. आई मीन अगर कोई 2 प्रोफेशन है, हमें एक प्रोफेशन में हमने एंटर किया, सपोज हमारे पेरेंट्स ने पुश किया एंड हमने एंटर किया, हमने वो एजुकेशन करी, बट लेटर टाइम हमें रियलाइज हुआ कि ये हमारे लिए नहीं है, मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट. सो काफी बार सेल्फ डाउट भी इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, ये कर सकता, इस चीज में मैं बढ़िया हूँ. सो अगर ये करूंगा तो इसमें मैं आगे जा सकता हूँ, अगर ये करूंगा तो मैं पीयर प्रेशर में आके ये कर रहा हूँ. सो उस समय फिर वो डिसीजन कैसे ले, आई मीन डिसीजन जो माइंड है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम? दैट इज एक्चुअली सेल्फ एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव अ रियलाइजेशन कि दिस इज व्हाट इट इज. हाँ. सो दैट्स द इनसाइट दैट यू गेट एंड इनसाइट्स मैटर, राइट. हाँ. ओके. सो जब यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ कि दिस इज माई हायर कॉलिंग या दिस इज माई पर्पस इन लाइफ प्रोफेशनली ऑल्सो एंड पर्सनली ऑल्सो, सो इट्स जस्ट दैट डू समथिंग अबाउट इट, डू एनीथिंग अबाउट इट रादर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. हाँ. एक स्टेप भी आप लो, चाहे कैसे भी लो, कितना भी छोटा स्टेप, बट कुछ भी करो, वो सिचुएशन से बस बाहर निकलो. व्हाट मैटर्स इज कि आप if you don't know to swim, at least you try to swim, don't drown. Do something about it, but don't sit idle. कहीं ना कहीं आप हाथ पैर मार के पहुंच ही जाओगे. And we वो dots भी connect होते हैं. हाँ. So just like I said कि time दो. You just do it. You do your part and let the time do its part because you cannot predict, contain, manipulate, alter time. It has to go in a flow. It will happen naturally. But then your actions should be in alignment. So that will happen when you do at least something. कुछ भी करो, but वो situation में मत रहो. आपने बात करी, I mean ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है. मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होऊंगा इस टॉपिक पे, आएंगे बाद में. आपने बोला कि पर्पस ऑफ लाइफ,
हाँ. So according to you, what should be the purpose of life? It's very subjective and very dynamic. So purpose can be entirely about yourself, or can be entirely about the people in your life, or it can be related to a goal. It's very wide, but I think your purpose of, being on this place wherever you are should actually have that, you have that emotional fulfillment. Because regardless of how many possessions you have, how many achievements you have, or whatever you have in your hands, will not be something that is satisfactory unless you don't have that emotional fulfillment from here. So it's very important कि आपका जो भी purpose है, सबका अलग है. हाँ. आपका अलग है, मेरा अलग है. हाँ. आपके friends का अलग है, मेरे friends का और भी अलग है. Correct. So I cannot define what the purpose can be, because it's very individual based on their perception. But for me, what my purpose is that I have to be, emotionally fulfilled, and I have to be professionally independent as well. So it really depends on what your priority is. क्या ड्रीम या पर्पस चेंज होता है gradually? Yes, because your environment is what also decides your internal evaluation on what you like. Correct. So, for example, today this is my dream and I am pursuing it, and I have achieved my success in this forte. This may not excite me the very next day because I am fulfilled, right? Like I said, I'm emotionally fulfilled throughout this journey. So then I may like or may have an interest for something that's totally different. And thus my dreams change, because my experience with this part was over. I've already learned and acquired what I wanted. So now my shift is in a different area. Okay, टॉपिक पे आते हैं. जहाँ अभी ना बहुत सारे लोग लैपटॉप पे, बहुत सारे लोग का वर्किंग रहता है. सो कॉन्टिन्यूस लो स्क्रीन टाइमिंग भी आता है, राइट? सो एक होता है कि इंसोम्निया करके, ठीक है? राइट. सो उसी के रिगार्डिंग आई मीन थोड़ी सी बात करनी है कि ये इंसोम्निया क्यों आता है एंड इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, कंसिडरिंग दिस जॉब्स एंड ऑल दोस थिंग्स. So it's just that when you have too much priorities, too much responsibilities, too much pressure mentally and emotionally, like I said, you need to give some space to relax mentally. You need a mental breather. So what we are doing right now is 12 बजे तक की we are using the phone रखा, and then within 15 minutes we expect कि नींद भी आ जाए, which is not possible humanly. Because if you talk about the nature, शाम भी 6, 6:30 और 7 बजे अंधेरा होता है. करेक्ट. Then it takes your body to respond 3 to 4 hours to tell you that it is getting sleepy. Now, if you are using the screen, the artificial light is not allowing you to kind of understand that रात हो गई है. So then those biological functionings in your brain, those mental receptors and signaling won't happen. So the more you stay away from the screens, gadgets, electronics and lights, the earlier you will be able to fall asleep. And of course, the time that you give for yourself to relax, like I said, the mental breather, eventually you have to unwind. So when you're sleeping, you're replenishing your whole body, be it your mind or your your exertion physically. So that will happen when you sleep. But even a good sleep doesn't mean that you just slept. You've just slept. It's just something that you are relaxed before sleeping. तो अभी लोग इतने ज़्यादा ग्लूड होते हैं, इसके लिए उनको नींद नहीं आती. एंड सेकेंडली, जिनको नींद के इश्यूज होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होती है. एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर लाइफ स्पैन. हाँ. Because insomnia is a mental condition. And this is a fact. And I found this data from World Health Organization that if you have a mental health issue and if it's untreated, you're not taking care of it, then your lifespan gets reduced by 10 to 20 years. Seriously? Yes, that's a fact. Oh my God. Yes. Okay. अगर हमने हमारा डेली रूटीन ठीक किया
सो आई गेस कि ये प्रॉब्लम भी थोड़ी सी कम हो सकती है, राइट? आई कम्प्लीटली अग्री, बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जिस दिन मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जा रही हूँ वो दिन मुझे एक्स्ट्रा रिलैक्स्ड लगता है, बिकॉज मेरे हाथ में बहुत टाइम होता है, बी मैं लोगों के अराउंड हूँ, तो बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल वी गेट हैप्पी व्हेन वी आर सोशली कनेक्टेड. रात को आप अगर जाग रहे हो और दिन में सो रहे हो तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप आइसोलेटेड हो. सो लाइक I was a cabin attendant before with Indigo Airlines, and we had a training session where we had this topic covered कि हमारी नाइट फ्लाइट्स होती है तो उसमें क्या एरियाज है जो हमको पता होने चाहिए, बिकॉज उसमें हमें ये बताया गया था कि फ्रॉम 3 in the morning 3 AM till 6:30 और 6 o'clock in the morning हमारे जो सेंसेस होते हैं वो मेजरली ड्रॉप होते हैं. वो एरिया में 24 आवर्स में से रात में 3 से 6 के बीच में हमारे सेंसेस पूरे ड्रॉप हो जाते हैं. तो हमारा जो फॉर एग्जांपल आप मेरी तरफ एक बॉल थ्रो कर रहे हो दोपहर की 3 बजे, तो मैं जिस स्पीड और अलर्टनेस से उसको कैच कर पाऊंगी वही बॉल अब रात के 3 या 4 बजे मेरी तरफ फेंकोगे तो मैं शायद उसको कैच ना कर पाऊं, मेरे हाथ से गिर जाए या आई डोंट नो मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, बट मैं उसको कैच नहीं कर पा रही हूँ या बहुत स्लो कर रही हूँ. सो बिकॉज मेरा रिस्पॉन्स फंक्शनिंग सब स्लो हो जाता है. ओके, स्पेशली मुझे ना एक चीज के बारे में बात करनी है, EQ एंड IQ. ये बहुत बड़े टर्म है, आई नो. सो इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ आइडिया दे दो कि EQ क्या है, IQ क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है. सो एक्चुअली देयर इज अ मिथ जो लोगों का एक जनरल माइंड सेट है मेंटल हेल्थ की तरफ या मेंटल इलनेसेस की तरफ. लोग ये सोचते हैं कि इफ देयर इज यू नो सम मेंटल कंडीशन और सम इशू और प्रॉब्लम देन वो पर्सन वीक है मेंटली या विल पावर उसका. अच्छा. सो इसके मैंने ये अवेयरनेस बताना शुरू किया मेरे सेशंस में लोगों को कि there is a difference between IQ and EQ. Now, EQ is your emotional quotient. So that is your emotional abilities, your ability to cope with the emotions, your ability to process your emotions, your ability to control and handle your emotions when they're extreme, be it any emotion, anger or happiness. When you have it in balance and you're, you know, in your control, then your emotional quotient is very good. So emotional quotient is related to your feelings, your emotions. IQ was related to your moral abilities, your intelligence, and both are different. So to have a very good life, you need to have a coordination between the two and a balance of the both. मैंने इसके रिलेटेड ही एक कहीं पे देखा था, किसी पॉडकास्ट में देखा था कि नॉर्मली अभी AI का ज़माना है, ठीक है, AI आ रहा है. सो लोगों को ये भी डर था कि अगर AI इम्प्लीमेंट हो रहा है सो बहुत सारी जॉब्स भी जाएंगी, राइट? बट उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया था कि अगर आपकी जो भी IQ रिलेटेड जो जॉब्स है जहाँ पे लॉजिक्स इम्प्लीमेंट होते हैं सो वो जॉब्स डेफिनेटली जाएगी क्योंकि AI भी वो कर सकता है. बट आपके जो EQ वाले जो जॉब्स है जहाँ पे इमोशनली आपको कोई डिसीजन लेना है, राइट? सो जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जहाँ पे इमोशनली आपको डिसीजन लेना है तो वहाँ पे AI वर्क नहीं कर सकता. सो वो जॉब्स रहेंगी एंड IQ वाली जॉब्स रिप्लेस हो सकती है AI से. Of course, because machine does not have the ability to feel anything. Correct. It's just a replica of your thoughts. It's just a mirror of what you want to hear, see, say, right? So it is as artificial as the word itself tells that it is artificial intelligence. So it is not a real intelligence. उसके लिए भी आपको उसको जब आप बोल रहे हैं कि IQ रिलेटेड काम करना है उसके लिए भी आपको उसको बताना पड़ेगा कि करो. बट वो इस सिचुएशन में जहाँ पे यू हैव द एक रिस्पॉन्स देना है आपको जो एक पर्सन को ही देना पड़ता है, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा वो एक्ट नहीं कर सकता खुद से, बिकॉज उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. उसको बोलेंगे तो वो करेगा, वो खुद से नहीं कर सकता क्योंकि उसको कोई फीलिंग्स ही नहीं है. सो
ऑफ कोर्स, बिकॉज इवन अभी तो राइट नाउ मेरे को वो एक प्रोफेशन माइंड में आया जो साइकोलॉजिस्ट का है. हाँ. तो साइकोलॉजिस्ट बहुत एम्पैथेटिक होते हैं. सो ये एक जॉब एरिया है जो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, बिकॉज द नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स दैट आर अवेलेबल राइट नाउ आर वेरी वेरी लेस. सो probably there is just one psychologist for 100 people. Oh. But it's not a data that I have researched and I'm telling you, but this is a raw implemented idea that I'm giving you for understanding कि इतना गैप है. बट लोग एक्सेप्ट भी तो नहीं करते ना कि उनका मेंटल स्टेट आई मीन डिसबैलेंस है. उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये एक्सेप्ट भी नहीं करते. सो आई मीन ये मीथ है. सो इसी मीथ के कारण मे बी आपने जो डेटा बताया साइकोलॉजिस्ट का, मे बी वो हो सकता है कि इतनी ज्यादा शायद लोगों को जरूरत नहीं, आई मीन देयर इज अ नीड, बट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसी वजह से. तो जैसे मैं जब जाती हूँ प्लेसेस पे अवेयरनेस सेशंस देने के लिए, तो जैसे आपने मेंटल वार्ड के लिए जैसे बोला, तो मेरे को एक बहुत कॉमन रिस्पॉन्स आता है मेंटल वार्ड सुन के कि जब हम मेंटल बोलते हैं ना तो लोग सीधा पागल या मेंटल या खिसका हुआ ही मीनिंग को इवेल्युएट करता है. बट एक्चुअली में मेंटल एबिलिटीज बोलोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो गया. तो मेंटल सिर्फ आपके माइंड को रेफर करता है. मेंटल का मीनिंग ये है कि आपका माइंड. सो जैसे मैं लास्ट सेशन में मैंने मेरे पैम्पलेट्स जब बांटे तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हेडिंग में लिखा होता है मॉरलाइज मेंटल हेल्थ. तो मेंटल वर्ड सुन के एक पर्सन का एक वेरी जोकिंगली किसी को बोल रहा था ये मेंटल 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 मतलब पागल है. हाँ. सो ऐसा रिस्पॉन्स आता है और आता रहेगा जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं रहेगी कि मेंटल हेल्थ होती क्या. बिकॉज मेंटल हेल्थ सुन के लोग को लगता है कि पागलों का हेल्थ के बारे में. एक बहुत रिलेटेबल टॉपिक के बारे में बात करने चाहूंगा. जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप, राइट? सो रिलेशनशिप भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंसर्निंग है. ठीक है. सो बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है. सो इफ यू आर इन रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सो उस समय अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस रखे, या व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव योर मेंटल स्टेट इफ यू आर इन रिलेशनशिप? ये तो आपसे ऐसा सवाल किया जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम अगर देके फेल हो गए तो आपको क्या करना चाहिए. बट प्रायर जो प्रिपरेशन होती है बिफोर एंटरिंग एनी रिलेशनशिप. लेकिन ये आप ऐसा क्यों है कॉन्सेप्ट कि हाँ रिलेशनशिप है तो मतलब कुछ बहुत ग्रेव चीज है. इट शुड बी समथिंग दैट इज इट्स अ बेनिफिटिंग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. लाइक आपको बेनिफिटिंग बट मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अगर पढ़ रही है तो फिर वो चीज आपके लिए नहीं है. बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो भी कहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस या सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हमने बात करी. बट इफ यू आर इन रिलेशनशिप यू हैव टू कंसीडर अदर पर्सन एज वेल, राइट? हाँ, राइट. सो उस समय आपके अगर किसी प्रॉब्लम को लेके एक थॉट है, आपके पार्टनर का कोई दूसरा थॉट है, सो उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट? Got your point now. हाँ. So to this I will say कि आपकी जो भी रिलेशनशिप्स मेंटेन होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या कोई स्पेशल लव्ड वन के साथ हो, द बेसिक फैक्टर टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एबिलिटी टू ऑल्सो फील इक्वल एम्पैथी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. बिकॉज हमेशा मेरे ही फीलिंग्स एग्जिस्ट करते ऐसा नहीं है. बिकॉज परसेप्शन, जैसे मैंने बोला था, बिलीफ सिस्टम सबके अपने होते हैं. करेक्ट. तो आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, बट मुझे उसके लिए भी एम्पैथेटिक रहना है. ये नहीं कि मैंने ऐसा सोचा तो लाइफ में यही चीजें होगी और इसी के अराउंड मेरी भी लाइफ रिवॉल्व करती है और तुम्हारी भी. करेक्ट. नोबडी इज अ स्लेव टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली इन द लिबरल टाइम. तो दिस इज अ टाइम वेयर वी रियलाइज कि हाँ मेरे ये प्रायोरिटीज है और अदर पर्सन की भी कुछ अलग प्रायोरिटीज है. तो हैविंग कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दोस प्रायोरिटीज एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन, एंड of course what connects you is your emotional empathy and your ability to evaluate how you feel about the situations. Okay. मैंने एक टर्म के बारे में और देखा था कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर करके. ठीक है. सो अभी ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है. लाइक
किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लाइक अभी रिसेंटली ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी ये चीज़ें आई थी PTDS करके, ठीक है। सो अगर वो होता है, अगर हम किसी चीज़ को लेकर डरते हैं या हमें फियर रहता है ना, अभी हम भी डेली ट्रैवल वगैरह करते हैं, सो वो भी एक माइंडसेट बन जाता है कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उस चीज़ को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? सो बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो ऑकर होता है वो बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स से होता है, जैसे आपने बोला एक्सीडेंट हो गया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया या फिर इमोशनल और फिजिकल अब्यूज हो गया या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे अभी वॉर चली इतनी 7-8 महीने से ज्यादा की चालू है इजराइल और गाजा की। सो वहाँ के लोगों को कितना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो हम समझ भी नहीं सकते। Correct. सिर्फ उस चीज के लिए उनके लिए तरस महसूस होता है। प्रे कर सकते हैं, बस प्रे कर सकते हैं और हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। बट जो PTSD के विक्टिम्स होते हैं उनके लिए डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी होती है। जैसे कुछ वो क्या होती है? सो डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी वो होती है जहाँ पे आपको सिमिलर और लाइकवाइज कॉजिंग सिचुएशन से फेमिलियर करवाया जाता है, सिनेरियोज देके। अच्छा, आपको फिर से सेम एक्सपोजर देते हैं वो इवेंट इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे? इन अ पॉजिटिव वे, इन अ वे दैट इट मेक्स यू फेमिलियर विद इट, कि इतना फेमिलियर कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, that's also called like desensitizing that particular event that has left an emotional residue on you mentally and psychologically and emotionally. So उसको क्लीनिंग करने का प्रोसेस वही होता है कि आपको जो इवेंट की वजह से PTSD हुआ है वो ये सिनेरियो आपको बार बार शो किया जाए, जिससे आप इवेंचुअली कंफर्टेबल हो जाते हो और एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ हुई थी और अब मुझे इस चीज से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा बिकॉज इतना यूज टू हो गया मैं मेंटली। तो ये तो काफी इम्पोर्टेंट है। आई मीन बहुत बार हमारे पास्ट में ना बहुत सारी चीजें हुई होती है, हमें हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है या हम उसके बाद बारे में बार बार सोचते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो रहता है। हाँ। सो अगर है ये ट्रीटमेंट हम करते हैं सो वो भी मिनिमाइज हो सकता है ना? डेफिनेटली, बिकॉज देखो PTSD जरूरी नहीं है कि ऐसे एडवर्स सिचुएशन से हो। कभी कभार आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, बातों बातों में ऐसी चीजें कोई आपको बोलता है जो आपको लाइफ लॉन्ग एक मार्क छोड़ जाती है, एंड यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट, एंड यू समटाइम्स जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन दैट वाज सेड। सो ऑफ कोर्स आपकी दिस थेरेपी टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल कि उस चीज को ओवरकम करने के लिए, बट देन एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी सम प्रोफेशनल दैट इज डूइंग दिस थेरेपी, बिकॉज there is a certain procedure, certain environment, certain limiting of that implementation technique. जब कोई अगर discomfort feel कर रहा है victim, आप उसको जबरदस्ती और पेन देके नहीं बोल सकते कि अब ये फील ना करे, इस चीज से नॉर्मलाइज हो जाए। You have to also stop, give time for reminiscence. When you see that you're crossing your line, then you have to stop. So that has to happen and come from a professional who is medically trained in giving this therapy. जो आई मीन एज इट इज, चीजों को एज इट इज देखना सीखना है, राइट? सो उसके लिए अगर ये जब होता है तब तो हम उस मेंटल स्टेट में नहीं रहते, बट जब ये नहीं होता है, जब हमारी मेंटल स्टेट अच्छी है, सो उस समय हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट हम आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहे? सो यू हैव टू स्टॉप, पॉज, रिकलेक्ट, रीअश्योर, रीस्टार्ट, सो दैट टेक्स टाइम। एंड जो आपका सवाल था कि हम कैसे आगे अगली बार के लिए समझ के चले, वो यही है कि आप खुद को पहले हील करो, फर्स्ट पॉइंट वही है। सेकेंड है आप रीफ्रेम करो, रिकलेक्ट करो, रीइवैल्यूएट करो, रीअसेस करो, बिकॉज एक बार के एक्सपीरियंस से आप लर्न कर सकते हो कि ये चीज से ये आउटकम आया, तो एटलीस्ट अगर आपको नहीं पता कि क्या आउटकम के लिए करना है तो एटलीस्ट ये तो पता है कि ये तो नहीं करना है। तो जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड लेट योरसेल्फ हील। सो वो लर्निंग उस समय होनी चाहिए। आई थिंक दैट कि जब आपकी मेंटल स्टेट अच्छी हो उसी समय आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज इट इज लाइक अ प्रोग्रामिंग ओनली। सो इवन इफ मेरे लैपटॉप की बैटरी फुल है तभी मैं उसमें कोडिंग का प्रोसेस शुरू कर सकती हूँ, राइट, प्रोग्रामिंग का।
अगर वो बैटरी 2% है और मुझे पता है अभी शट डाउन हो जाएगा, तो मैं जाके जानबूझ के कोडिंग शुरू तो नहीं करूंगी। नहीं करोगे। तो मेरे बॉडी में भी कितना कैपेसिटी या मेरे माइंड में जितना कैपेसिटी जब टॉप पे, तब ही मुझे इम्प्लीमेंट करना है कि मुझे अब प्रोग्राम करना है खुद को, बिकॉज बैटरी भी तो जरूरी, बैटरी नहीं है तो मैं कैसे कोड करूँ खुद को, मेरी मेंटल बैटरी भी तो होनी चाहिए। सो आपको जब खुद को प्रोग्राम करना है वो तभी करना जब आप हेल्दी हो। अगर आप अनहेल्दी हो आप कैसे करोगे? सो मेरा ऐसा मतलब जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी मैंने स्टडी किया है या जितना एक्सपीरियंस है, वो मुझे इतना समझ में आया कि जब लोगों की मेंटल हेल्थ सिवियर हो जाती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि सिवियर डिप्रेशन हो गया, तो अब देखो सुसाइड केसेस भी इतने ज्यादा हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का था, दो इंडियन एक्टर, तो सबको बहुत बड़ा सदमा लगा कि अरे वो तो इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा था, अभी तो मूवी में आया था, सब अच्छा था, तो फिर क्यों किया? बाद में जब रिसर्च इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि वो मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर के मेडिकेशंस लेता था। ही वाज इनटू थेरेपी, ही वाज इनटू काउंसलिंग, ही वाज इनटू मेडिकेशन, साइकेट्रिकल कंसल्टेशन एंड एवरीथिंग। सो मैं जैसे यही इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ कि जब मेंटल हेल्थ बहुत सीवियर होती है, जब बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, डिसबैलेंस्ड होती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको सिर्फ हील करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सोचो बिफोर इट गेट्स टू लेट। ओके, सो अभी इस पे एक और फिर आपने बोला कि आपने बताया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, आपने बोला कि मेंटल स्टेट कैसे अफेक्ट होती है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करिए। अभी मुझे इस पे सॉल्यूशंस चाहिए कि हाउ टू मास्टर रिफ्रेमिंग और थॉट्स। ओके, सो रिफ्रेमिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप पहले कोई चीज को अगर वो डिस्टर्ब है तो हील होने दो, उसको टाइम दो, उसको उस वक्त मत फोर्स करो जब वो कंडीशन में नहीं करने की, जब वो रिकवर होता है तब आप उसको, बिकॉज कल क्या करना है वो मुझे कल ही करना है, उसके लिए पहले मुझे सोना जरूरी है, उठना है, तैयार होना है, फ्रेश होना है, फिर मैं कल का दिन कल ही कर पाऊंगी। करेक्ट। जो कल करना है वो सब आज नहीं कर सकती मैं। सो जैसे अगर एक ग्लास है उसमें पानी है, मुझे उसमें ऑरेंज जूस भरना है, तो मैं पहले ग्लास को खाली करूंगी, तभी तो उसमें ऑरेंज जूस भरूंगी या उसमें ही डाल दूंगी। तो जगह वही है, जैसे आपका मेंटल प्लेस वही है, बट अगर आपको रिफ्रेम करनी कोई चीज तो पहले ओल्ड चीज को खत्म करके एलिमिनेट करके रिक्रिएशन अगर आपको करना है नए थॉट का, तो पहले पुरानी चीजों से यू हैव टू क्लेंस योरसेल्फ, अगर जैसे आप जस्ट लाइक यू कैनॉट every single day you don't wear one outfit on top of the old outfit, and then on the second day you wear a second outfit, na third day you wear a third outfit, the fourth day you keep on wearing. So सेम अगर आप अपने माइंड को भी वैसे ट्रीट करोगे ना कि एक थॉट पे दूसरा थॉट बर्डन कर दोगे, तो आपका माइंड इतना भारी हो जाएगा कि आप जैसे आपका बॉडी नहीं हिला पाओगे, ऐसे लेयर्स ऑफ फैब्रिक पहन के वैसे इतने लेयर्स ऑफ थॉट्स लेके आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट यू हैव टू रिप्लेस दैट। तो ये चीज से आपको चेंज करना है। सो आई थिंक ये एक बढ़िया सा मैसेज भी हो सकता है टू द जनरेशन, बिकॉज हम अभी भी इतना ज्यादा अवेयर नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके, राइट? एंड वही हमने टच करने की कोशिश करी। आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया, बहुत कुछ मैंने पर्सनली सीखा हो, मेरे कुछ डाउट्स थे माइंड के रिलेटेड, अभी भी बहुत सारे ओपन थॉट्स है, बट इन अ जनरल वे आपने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, एंड दैट्स वेरी गुड, बिकॉज पर्सनली मेरे लिए एक अलग टाइप की लर्निंग्स थी, ठीक है? क्योंकि हम नॉर्मली बुक से पढ़ते हैं या वीडियो से देखते हैं, बट वो एक पैटर्न में नहीं रहती। अब जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ सो मैं मेरे थॉट्स एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, किस वे में हमें क्यूरेट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, हैबिट्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये सारी जनरल टॉपिक्स है। सो एक जनरल वे ऑफ रूटीन के लिए मुझे एक बहुत सही डायरेक्शन मिल गई, ठीक है? बट आपको पॉडकास्ट में कैसे लगा? आई मीन व्हाट यू फेल्ट डिफरेंट इन दिस पॉडकास्ट? सो पहली चीज तो मुझे यही लगी कि आपके जो सवाल थे वो सोल्यूशन सेंट्रिक थे, वो बेसिक नहीं थे, या फिर आई वुड से वेरी अलाइनमेंट में थे। जैसे मैं कुछ बोल रही थी तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आ रहा था तो उससे रिलेटेड आ रहा था, कनेक्टिविटी में, फ्लो में।
और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप मेंटल हेल्थ की तरफ में आपने इनिशिएटिव लगी। जितनी भी पॉडकास्ट के पहले भी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको खुद से नेचुरली भी वो क्यूरियोसिटी है कि मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे जानना है, या फिर ऐसा क्या है माइंड का सिग्निफिकेंस। या पॉडकास्ट का चार्म भी वो होता है कि ऑडियंस को जो कंज्यूम करना तो वो तो करेंगे ही, ठीक है, बट पर्सनली मैं भी तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ ना। सो वो मेरी क्यूरियोसिटी थी, सो थ्रू माई क्यूरियोसिटी बाकी लोगों को भी क्यूरियोसिटी हो सकती है, राइट। सो वो मैं टच करने की कोशिश करता हूँ। सो वो एक जनरल क्वेश्चन निकल जाते हैं। आई मीन ये प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता, ये जो पॉडकास्ट है वो स्क्रिप्टेड भी नहीं हो सकता। हम बस पॉइंटर्स हमें पता है कि किस वे में क्यूरेट करना है, बट वो नेचुरली जो निकलेगा वो निकलेगा, एंड दैट इज द चार्म ऑफ पॉडकास्ट। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर चार्म इज कि एक चीज और है कि जैसे ये टॉपिक से रिलेटेड है ये चीज कि अभी अभी लोगों ने ये टॉपिक को जानना और पहचानना ही शुरू किया है। हाँ, तो अभी अभी अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप कोई डिसीजन भी लेते हो तो जब आप अवेयर होते हो तब लेते हो, पहले जानकारी मिलती है तो आप डिसाइड कर पाते हो। तो हमारा जो आई वुड से कि ये इनिशियल स्टेजेस एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट का टाइम चल रहा है 2024 एट द पीक, एंड द नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years would all be talking about the importance of mental health, and then a new revolution of the concepts will come for mental health support and policies. So I'm very happy that I got this chance to talk about the awareness of mental health. So thank you for having me. It's a pleasure. मजा आया? Very well. Okay. मुझे ना आपसे एक और चीज के बारे में पॉडकास्ट करना है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके। सो वो हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर अलग से सेटअप करेंगे, अलग से पॉडकास्ट करेंगे। So that's it for today's podcast. I enjoyed a lot personally, and thank you so much for your time. Thank you so much. Thanks a lot. So much. Thank you. Bye-bye. Bye.